नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा आपके सामने चैप्टर बहुलक का अध्ययन कराने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपसे बस एक ही बात कहनी है कि आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, इस महामारी से बचें। उसके लिए आपके सर ने एक चैप्टर बहुलक स्टार्ट किया है। आप उसे घर रह के अध्ययन करें, बढ़िया तरीके से अध्ययन करें। इसमें यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर मेरे पास कांटेक्ट करें। मेरे नंबर हैं 7737320802। चैप्टर है बहुलक। बहुलक क्या है? बहुलक दो शब्दों से मिलकर बना है, बहु प्लस लक। बहु का मतलब है अनेक और लक का मतलब है इकाइयाँ। अनेक इकाइयों से बना पदार्थ बहुलक कहलाता है और इस प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। बच्चों, एक बात का ध्यान रखें, ये छोटे छोटे एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़ती हैं, लेकिन कौन से बंध से जुड़ती हैं? सह संयोजक बंध, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्या होता है सह संयोजक बंध? कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन के समान साझे से जिस बंध का निर्माण करता है, उस बंध को सह संयोजक बंध कहते हैं। बहुलक एक बड़ा अणु है जो छोटे छोटे एकलक इकाइयों से, जो छोटी छोटी एकलक इकाइयों के सह संयोजक बंधों के द्वारा बनता है। इस प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। बहुलक का सबसे बढ़िया उदाहरण है एथीन। एथीन की एन अणु O2 की उपस्थिति में जब आपस में जुड़ती हैं तो पॉलीथीन का निर्माण करती हैं। बच्चों, एक बात का ध्यान रखना, जब अनेक इकाइयाँ आपस में जुड़ती हैं तो उनके नाम से पहले पोली शब्द लग जाता है, और पोली का मतलब है बहुत सारी इकाइयाँ। बहुलक को अनेक भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्रोत के आधार पर वर्गीकरण। सबसे पहला है प्राकृतिक बहुलक। नाम से पता लग रहा है बेटा कि प्राकृतिक बहुलक क्या होता है। प्रकृति से जिन बड़े अणुओं का निर्माण होता है, ये जो बहुलक प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। जिसे पौधे और जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। इनके सबसे बड़े उदाहरण हैं प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए, स्टार्च, सेलुलोज इत्यादि। दूसरा आता है अर्ध संश्लेषित बहुलक। अर्ध का मतलब आधा तो प्रकृति से मिले, आधा कृत्रिम रूप से मिले। प्रकृति से जो बहुलक मिलता है वो यूजफुल नहीं होता है, उपयोगी नहीं होता है। उसको संश्लेषित करके उसमें रासायनिक अभिक्रिया करा के उसे उपयोगी बनाया जाता है, इसलिए इस बहुलक को अर्ध संश्लेषित बहुलक कहते हैं। वे प्राकृतिक बहुलक जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया द्वारा रूपांतरित करके सुधारा जाता है अर्थात उपयोगी बनाया जाता है, इस प्रकार के बहुलक को अर्ध संश्लेषित बहुलक कहते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है रबर। रबर जो बनता है वो एक पौधा होता है हेविया बेसिलस नाम का, जिसके लैटेक्स, उसके दूध से रबर का निर्माण करते हैं। जैसे उसका दूध होता है उसे लैटेक्स कहते हैं। उस लैटेक्स को लेकर उसमें वल्केनाइजेशन, सल्फर के साथ गर्म करके उसको उपयोगी बनाया जाता है। तीसरा आता है संश्लेषित बहुलक। वे बहुलक जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं या मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, उस प्रकार के बहुलक को संश्लेषित बहुलक कहते हैं। जैसे पॉलीथीन, नायलॉन 66, बेकेलाइट इत्यादि। दूसरा आता है संरचना के आधार पर वर्गीकरण। सबसे पहला है रेखीय बहुलक। रेखीय मतलब सीधी रेखा के रूप में जब एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़ जाती है तो इस प्रकार के बहुलक को क्या कहते हैं? रेखीय बहुलक। अर्थात एकलक इकाइयाँ एक रेखा के रूप में जुड़ जाती हैं, इस प्रकार के बहुलक क्या कहते हैं? रेखीय बहुलक। इन बहुलकों में उच्च तनन सामर्थ्य, अर्थात ये खिंच जाते हैं, इनको पीटा जाए तो एक तार के रूप में हो जाते हैं। उच्च तनन सामर्थ्य और उच्च गलनांक, इनको गलाने के लिए अधिक तापमान की
आवश्यकता पड़ती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पॉलीथीन, नायलॉन और पॉलिएस्टर। दूसरा आता है, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है रेखीय बहुलक का, रेखा के रूप में है बेटा, देख लो आप, रेखा के रूप में दिखाए गए हैं। दूसरा आता है साखित बहुलक। इस प्रकार के बहुलक में एकलक इकाइयों के जुड़ने से बनी सीधी रेखा पर पार्श्व श्रृंखला में जुड़ी रहती है, मतलब नीचे से छोटी छोटी शाखाएं निकली रहती हैं। इस प्रकार के बहुलक को शाखित बहुलक कहते हैं। इनका गलनांक, तनन सामर्थ्य व घनत्व कम होता है, जैसे ग्लाइकोलाइजन, एमाइलोपेक्टिन इत्यादि। तीसरा आता है इसके अंदर तिर्यक बंधित बहुलक। ये सबसे इम्पोर्टेंट बहुलक है। इसमें क्या होता है, दो रेखाएं हैं, इनके बीच में तिर्यक बंध का निर्माण हो जाता है। इस तरह से इनके बीच में दो जो सीधी रेखाएं हैं, इनके बीच में तिर्यक बंध बन जाते हैं, इसलिए इन बहुलकों को तिर्यक बंधित बहुलक कहते हैं। ये काफ़ी मजबूत होते हैं। इनमें एकलक इकाइयाँ तिर्यक बंधों के द्वारा जुड़ी होती है। ये कठोर होते हैं, दृढ़ होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, इनका गलनांक भी उच्च होता है। इस प्रकार के बहुलक को तिर्यक बंधित बहुलक कहते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है बेकेलाइट, मेलामीन। देखो बेटा, डायग्राम में दिया हुआ है, सीधी शाखित श्रृंखला है, उनके बीच में ये तिर्यक बंध बने हुए हैं। मैं आपको बता भी देता हूँ तिर्यक बंध कौन से हैं। ये जो बंध है, इस बंध को तिर्यक बंध बोलते हैं। ये वाले बंध, ये वाला जो बंध है, ये तिर्यक बंध है। इसके कारण से इस बहुलक में मजबूती आ जाती है, जिसके कारण से इसका गलनांक भी उच्च होता है, कठोर भी होता है। सबसे बढ़िया उदाहरण है ये तिर्यक बंध का। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मैं आप लोगों को फिर कहता हूँ, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, इस महामारी से बचिए। आप जब घर में रहेंगे तो समाज में कोई बीमारी नहीं होगी। समाज जब सही होगा तो देश सही होगा। इसलिए आपसे बस यही निवेदन करता हूँ, घर पे रह के पढ़िए। थैंक यू, धन्यवाद। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अलवर ज़िले में बहुत दुख खबर यह है कि 11 मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। प्लीज़ आपसे यही निवेदन है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। बार बार यही निवेदन कर रहा हूँ आप लोगों से। आगे चैप्टर को बढ़ाते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं। उस दिन हो गया था, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। बहुलक किसे कहते हैं? बहुलक को इंग्लिश में पॉलीमर कहते हैं। पॉली का मतलब होता है अनेक, लक का मतलब इकाइयाँ। अनेक इकाइयाँ जब आपस में मिलती है तो बहुलक का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। इन एकलक इकाइयाँ जब आपस में जुड़ती है तो इनके मध्य कौन सा बंध होता है? सहसंयोजक बंध। फिर उसका वर्गीकरण पढ़ रहे थे अपन लोग। प्रकृति स्रोत के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला कौन सा? प्राकृतिक बहुलक। दूसरा कौन सा? अर्ध संश्लेषित। और तीसरा कौन सा? संश्लेषित बहुलक। उसके बाद संरचना के आधार पर हमने पढ़ा था रेखीय बहुलक, शाखित बहुलक, तिर्यक बंध युक्त बहुलक। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं आणविक बलों के आधार पर वर्गीकरण। आणविक बलों के आधार पर बहुलक को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है प्रत्यास्थ बहुलक। प्रत्यास्थ बहुलक के अणुओं में अत्यंत दुर्बल अंतराण्विक बल होता है। इस प्रकार के बहुलकों में क्रॉस बंध नहीं उपस्थित होता है। यह बहुलक खिंचने पर खिंच जाता है, जिस प्रकार से रबड़ खिंचने पर खिंच जाता है, इसी तरह ये बहुलक खिंचने पर खिंच जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ही रबड़ है, वल्कनीकृत रबड़। ठीक है बेटा। अब सेकंड नंबर पे आता है रेशेदार बहुलक। इस प्रकार के बहुलकों में काफ़ी मजबूत अंतराण्विक बंध होता है। किसकी तुलना में? प्रत्यास्थ बहुलक की तुलना में अंतराण्विक जो बल होता है वो प्रबल होता है। इनके गलनांक व तनन सामर्थ्य कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। इनसे धागे बनाए जाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नायलॉन 66। क्या है? नायलॉन 66। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो आता है वो आता है ताप सुगन्य बहुलक या थर्मोप्लास्टिक बहुलक।
ताप सुगन्ध इनमें अंतराणविक जो बल होते हैं वो प्रत्यास्थ बहुलक से अधिक लेकिन रेशेदार बहुलक से कम होते हैं। जो प्रत्यास्थ जो बहुलक था उससे तो क्या होते हैं अधिक, लेकिन जो रेशेदार बहुलक था उससे कैसे होते हैं कम होते हैं। इन्हें गर्म करने पर ये नरम हो जाते हैं और ठंडा करने पर वापस कैसे हो जाते हैं कठोर हो जाते हैं। इन्हें किसी भी आकृति में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे आपको सबसे बड़ा उदाहरण दूँ, प्लास्टिक होता है, उस प्लास्टिक को अपन गर्म करें तो प्लास्टिक पिघल जाता है। उस पिघली हुई प्लास्टिक से हम बोतल बना सकते हैं, ग्लास बना सकते हैं, बाल्टी बना सकते हैं, किसी भी आकार में उसको परिवर्तित किया जाता है। इसे थर्मोप्लास्टिक या ताप सुगन बहुलक कहते हैं। बोलो समझ में आया नहीं आया? जैसे इसका उदाहरण है पॉलीथीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पीवीसी किसका एग्जाम प्लास्टिक का ही है। सेकंड नंबर आता है ताप दृढ़ बहुलक। ये जो बहुलक है बहुत कठोर होता है, इसमें क्रॉस बंध पाया जाता है और जब क्रॉस बंध होगा तो इसका गलनांक भी क्या होगा उच्च होगा। इस बहुलक को गर्म करने पर ये नरम नहीं होता है बल्कि और मजबूत हो जाता है और क्रॉस बंध और प्रबल बन जाते हैं। इस बहुलक को गर्म करने पर पिघलाया नहीं जा सकता और दूसरे किसी रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इनका जो गलनांक होता है बहुत उच्च होता है। इस प्रकार के बहुलक क्या कहते हैं ताप दृढ़ बहुलक या थर्मोसेटिंग बहुलक। आप देख रहे हैं नोट्स में बिल्कुल इसी तरह तिर्यक बंध उपस्थित होते हैं, वही क्रॉस बंध है, वही तिर्यक बंध है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बेकेलाइट। अब आगे पढ़ते हैं संश्लेषण के आधार पर वर्गीकरण। एक होता है योगात्मक बहुलक। योग का मतलब क्या होता है जुड़ना। जो असंतृप्त इकाइयाँ, असंतृप्त का मतलब जिनमें डबल बंध और ट्रिपल बंध उपस्थित होता है। असंतृप्त एकलक इकाइयाँ उनके जो बंध डबल और ट्रिपल बंध खुल के वो एकल बंध में परिवर्तित हो जाते हैं। वो बंध आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। योग का मतलब जुड़ना। इस प्रकार की एकलक असंतृप्त एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करती हैं, योग करती हैं। इस प्रकार के बहुलक को क्या कहते हैं योगात्मक बहुलक। एक बात और, जब एकलक इकाइयाँ जितनी अपने काम में ली हैं उतने ही लंबी अपनी चेन बन जाती है, तो इनका जो अणुभार होता है बिल्कुल सेम होता है, परिवर्तित नहीं होता है। इस योगात्मक बहुलक को भी बांटा गया है सम बहुलक। ये सम बहुलक क्या होता है? सम का मतलब समान एकलक इकाइयों से मिलकर। देखो इसमें दिया हुआ है एल्कीन दिया हुआ है, एल्कीन के n अणु मतलब एक ही प्रकार की एकलक इकाई है, अलग अलग नहीं है, एक ही प्रकार की एकलक इकाइयाँ। एक ही प्रकार की एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़कर एक लंबी चेन का निर्माण करती हैं तो क्या कहलाती हैं सम बहुलक कहलाती हैं। दूसरा आता है सह बहुलक। सह अलग अलग एक प्रकार की इकाइयाँ, अलग अलग प्रकार की एकलक इकाइयाँ। जैसे नायलॉन 666 के लिए दो प्रकार की एकलक इकाइयाँ, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल। अलग अलग हो गया, नाम ही अलग अलग है। अलग अलग प्रकार की एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़कर बहुलक का निर्माण करती है, उसे सह बहुलक कहते हैं। दिया हुआ है इसने ब्यूना एस का दिया है, ब्यूट 1,3 डाइईन और स्टाइरीन। दो अलग अलग प्रकार की एकलक इकाइयाँ जब आपस में जुड़ती है तो बहुलक का निर्माण ब्यूना एस का निर्माण करती है। इस प्रकार के बहुलक को अपन क्या कहते हैं सह बहुलक। योगात्मक बहुलक कितने भागों में बांटा गया? दो। पहला कौन सा सम, दूसरा कौन सा सह। सम का मतलब समान प्रकार की एकलक इकाइयाँ जब आपस में जुड़ती हैं बहुलक का निर्माण करते योगात्मक बहुलक कहलाता है। और सह में अलग अलग एकलक इकाइयाँ जब आपस में जुड़ती हैं तो सह बहुलक कहलाएगा। योगात्मक बहुलक के बाद दूसरा आता है संघनन बहुलक। संघनन बहुलक में दो भिन्न भिन्न एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़ती है लेकिन एक छोटे अणु का विलोप होता है, एक छोटा अणु बाहर निकलता है, NH3H2O के रूप में बाहर निकलता है। इस प्रकार के बहुलक को क्या कहते हैं अपन संघनन बहुलक। इसमें जब छोटा अणु बाहर निकलेगा तो अणुभार में क्या होगा कमी आएगी, इसके अणुभार में क्या आएगी कमी आएगी। सरल
गुणक नहीं होता है, अनुभार में क्या आती है? कमी। इसका सबसे बड़े उदाहरण दिया है नाइलॉन 66 बेकेलाइट। बहुलीकरण की सामान्य विधियां हैं योगात्मक बहुलीकरण या श्रृंखला बहुलीकरण। योगात्मक का मतलब वही है जब असंतृप्त एकलक इकाइयां आपस में जुड़ती हैं तो एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करती है, उसे अपन कौन से बहुलक कहते हैं? योगात्मक बहुलीकरण। योगात्मक बहुलीकरण में कुछ क्रियाविधि दी हुई है, मुक्त मूलक, आयनिक क्रियाविधियां, ये अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों और मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, आपके अकॉर्डिंग आज बहुलक चैप्टर का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है बहुलीकरण की विधियाँ। ये बहुलीकरण होता क्या है? बहुलक बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे बहुलीकरण कहते हैं। बहुलीकरण की जो विधि है वह दो प्रकार की होती है। पहली है योगात्मक बहुलीकरण और दूसरी है संघनन बहुलीकरण। योगात्मक बहुलीकरण होता क्या है? नाम से पता लग रहा है योग, जब असंतृप्त एकलक अणु परस्पर योगात्मक अभिक्रिया द्वारा बहुलक का निर्माण करते हैं तो यह प्रक्रिया योगात्मक बहुलीकरण कहलाती है। योगात्मक बहुलीकरण दो प्रकार का होता है। पहला है मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण, दूसरा है आयनिक योगात्मक बहुलीकरण। आयनिक योगात्मक बहुलीकरण भी दो प्रकार से बांटा गया है, धनायनी बहुलीकरण और ऋणायनी बहुलीकरण। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण। आपको मुक्त मूलक के बारे में पता होगा। मुक्त मूलक क्या होता है? जब दो समान विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य समान विखंडन या होमोलाइटिक क्लीवेज होता है तो मुक्त मूलक का निर्माण होता है। जब बहुत सारे मुक्त मूलक आपस में जुड़कर एक लंबी चैन का निर्माण कर लेते हैं तो इस प्रक्रिया को मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण कहते हैं। मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण तीन पदों में संपन्न होती है। पहला जो पद है वो श्रृंखला प्रारंभ पद है या इसे प्रारंभिक पद भी कहते हैं। श्रृंखला प्रारंभ पद में क्या होगा? सबसे पहले मुक्त मूलक बनेगा। मुक्त मूलक बनने के बाद आगे जाके संचरण होगा, फिर अभिक्रिया का क्या होगा? समापन। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे श्रृंखला प्रारंभ या प्रारंभिक पद। मुक्त मूलक बनने के लिए हमें पेरोक्साइड चाहिए। जब पेरोक्साइड में दो ऑक्सीजन के बीच के बंध में समान विखंडन होता है तो मुक्त मूलक का निर्माण हो जाएगा। तो श्रृंखला प्रारंभ में हमें सबसे पहले मुक्त मूलक का निर्माण करना पड़ेगा। मुक्त मूलक बहुलीकरण का प्रारंभ पेरोक्साइड द्वारा किया जाता है जिससे समान विखंडन द्वारा मुक्त मूलक बनते हैं। देखो इसमें दिया हुआ है नोट्स के अंदर भी ROOR। दो ऑक्सीजन हैं, समान विद्युत ऋणी है तो उनके बीच में समान विखंडन हुआ। RO मुक्त मूलक प्लस OR मुक्त मूलक, दो मुक्त मूलक का निर्माण हो गया। इस पद को ही श्रृंखला प्रारंभ पद कहते हैं। इसे ही श्रृंखला प्रारंभ पद कहते हैं। दूसरा जो स्टार्ट होगा श्रृंखला संचरण पद। अब इसमें जो असंतृप्त एकलक इकाइयां हैं इस बने हुए मुक्त मूलक के साथ जुड़ेंगे। देखो कैसे जुड़ेंगे, जैसे CH2 डबल बंध CH2 है प्लस मुक्त मूलक OR है। जो डबल बंध है असंतृप्त एकलक अणु है उसमें समान विखंडन हुआ। समान विखंडन के द्वारा वो मुक्त मूलक में बदल गया। अब ऑक्सीजन का मुक्त मूलक और कार्बन का मुक्त मूलक आपस में जुड़ जाते हैं और एक लंबी चैन का निर्माण हो जाता है। इसी तरह दूसरा CH2 डबल बंध CH2 जुड़ जाएगा। इस तरह से श्रृंखला बढ़ती चली जाएगी। इस पद को ही क्या कहते हैं? श्रृंखला संचरण पद कहते हैं। कौन सा पद कहते हैं? श्रृंखला संचरण पद कहते हैं। मैं आपको एक बार बता रहा हूँ किस तरह का पद है ये श्रृंखला संचरण पद। देखो ये जो ऑक्सीजन है इसमें यहाँ समान विखंडन हुआ और ये मुक्त मूलक का निर्माण हो गया। अब ये CH2 और CH2 के बीच में ये समान विखंडन हुआ और OR जुड़ गया और ये वाला मुक्त मूलक और ये वाला मुक्त मूलक इन दोनों के बीच में बंध बन गया जिससे बन गया ROCH2 CH2 मुक्त मूलक। इसी तरह
ये वाला जो बना हुआ है ये एक और असंतृप्त एकलक अणु के साथ जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है। इस तरह से इस पद को संचरण पद कहते हैं। तीसरा आता है समापन पद। कौन सा पद आता है? समापन पद। इसी में आगे नोट्स में दिया हुआ है n अणु ले लिए तो n अणु जुड़ गए तो श्रृंखला का क्या हो गया? श्रृंखला आगे बढ़ गई। और अब आता है श्रृंखला समापन पद। श्रृंखला जो समापन पद है वह भी दो प्रकार का होता है, दो प्रकार से होता है। पहला युग्मन, दूसरा श्रृंखला स्थानांतरण। तो इसमें युग्मन में जैसे ये एक इकाई है, इसी प्रकार की दूसरी इकाई, इसको मैंने n1 मान लिया, इसी प्रकार की दूसरी इकाई को मैंने n2 मान लिया। देखो ये n1 ये n2 और ये दोनों के मुक्त मूलक आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद एक इनके मुक्त मूलक समाप्त हो जाएंगे और समाप्त होने के बाद अभिक्रिया भी क्या हो जाएगी? समाप्त। दूसरा जो स्थानांतरण पद है इसमें इसके R और H के बीच में समांश विखंडन होगा। समांश विखंडन के द्वारा ये जो H है ये H आके इस CH2 के साथ जुड़ जाएगा, इसका मुक्त मूलक समाप्त हो जाएगा और श्रृंखला का क्या हो जाएगा? समापन। तो ये अपने मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण था। इसके बाद जो अगली आती है सेकंड नंबर की जो योगात्मक बहुलीकरण की अभिक्रिया है वह है आयनिक योगात्मक बहुलीकरण अभिक्रिया। लेकिन आयनिक योगात्मक बहुलीकरण अभिक्रिया भी दो प्रकार की होती है। पहला है धनायनिक बहुलीकरण, दूसरा है ऋणायनिक बहुलीकरण। धनायनिक बहुलीकरण ये अभिक्रियाएं प्रोटॉन या लुईस अम्लों द्वारा उत्प्रेरित होती हैं। इसे अम्ल उत्प्रेरित बहुलीकरण भी कहते हैं। अर्थात प्रोटॉन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है या लुईस अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाएगी। यह अभिक्रिया भी 3 पदों में संपन्न होती है। आपको बताऊंगा प्रोटॉन के साथ कैसे। जैसे पहला जो पद है ये भी 3 पदों में होगी। पहला पद कौन सा? श्रृंखला प्रारंभ पद। दूसरा कौन सा? संचरण पद। और तीसरा कौन सा? समापन पद। पहला जो है श्रृंखला प्रारंभ पद, इसमें ये जो प्रोटॉन है H+ है, इसमें एक बात और बता रहा हूँ, CH2 डबल बंद CH और X यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। ये इलेक्ट्रॉन देगा, XCH को इलेक्ट्रॉन देगा, ये X इस CH को इलेक्ट्रॉन देगा, ये C इस CH को इलेक्ट्रॉन देगा, जिसपे CH2 पर क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये H+ इसके साथ जुड़ जाएगा और CH3 में बदल जाएगा और CH और X पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आने के कारण इसे कहते हैं धनायनिक बहुलीकरण। इसी तरह की एक दूसरी एकलक इकाई संचरण पद में काम में लेंगे। इसमें भी ये जो X है वो इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, देने वाला डोनेटिंग ग्रुप है। जब देगा CH को CH2 देगा तो इस पर माइनस आ जाएगा। प्लस और माइनस आपस में क्या करेंगे? बॉन्डिंग करेंगे और एक लंबी श्रृंखला का निर्माण हो जाएगा। इस तरह से श्रृंखला बनती चली जाएगी और आखिर में अपन N मॉलिक्यूल्स लेंगे। N मॉलिक्यूल्स लेंगे तो N जुड़ जाएगा बीच में CH2 और प्लस आ जाएगा। श्रृंखला समापन पद में अब प्लस है, प्लस को क्या चाहिए? माइनस। प्लस को क्या चाहिए? माइनस। अपन श्रृंखला समापन में इस माइनस के साथ अभिक्रिया करा देंगे। जब माइनस के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर ये जो सेकंड कार्बन है, एक बार गोला लगा रहा हूँ मैं, ये वाला जो सेकंड कार्बन है ये वाला, इसका जो H है वो A के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ये माइनस और प्लस तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे और यहाँ पर क्या बन जाएगा? H बन जाएगा और अभिक्रिया क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव खत्म हो जाएगा। जब पॉजिटिव खत्म हो जाएगा तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। इसे धनायनिक योगात्मक बहुलीकरण कहते हैं। अगला जो आता है अपना सेकंड नंबर का ऋणायनिक बहुलीकरण। ऋणायनिक बहुलीकरण जस्ट उल्टी है। जहाँ उसमें प्लस बन रहा था तो इसमें माइनस बनेगा। उसमें इलेक्ट्रॉन दाता समूह था तो इसमें इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होगा। ये दोनों चीज़ ध्यान रखना, ये बिल्कुल अपोजिट है उसके। तो ये अभिक्रिया प्रबल क्षार की, वो अभिक्रिया प्रबल अम्ल की उपस्थिति में, ये अभिक्रिया प्रबल क्षार की उपस्थिति में कराई जाती है। यह अभिक्रिया भी 3 पदों में होती है। पहला जो पद है श्रृंखला प्रारंभिक पद है। इसमें बेस पे जैसे OH- होता है, इसलिए B- ले लिया मैंने। जब B- की अभिक्रिया कराऊंगा तो Y इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है, आकर्षित कर रहा है, तो ये CH से इलेक्ट्रॉन लेगा। इस तरह से ये CH से इलेक्ट्रॉन लेगा, CH
इस कार्बन से लेगा और यहाँ पर क्या जाएगा प्लस, इस प्लस के साथ क्या जुड़ जाएगा माइनस जुड़ जाएगा और इस CH पे क्या जाएगा माइनस आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा, ये बताओ। बहुत आसान है, प्रैक्टिस बार बार करोगे तो क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है। दूसरा होता है श्रृंखला संचरण पद। संचरण का मतलब होता है चेन को बढ़ाने वाला। इसी तरह का ये 1 लाख इकाई अपन ने काम में लिए, इसी तरह की दूसरी 1 लाख इकाई अपन ने यहाँ पर काम में ली। उसी तरह से वाई इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह ये लेगा तो इस पे प्लस आएगा, ये प्लस इस माइनस के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। इसी तरह n मॉलिक्यूल्स अपन काम में लेंगे। नीचे चलते हैं अपन। इसी तरह n मॉलिक्यूल्स अपन ने ये काम में लिए, ये n मॉलिक्यूल्स अपन ने काम में लिए, ये n मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, ये n लग गया और CH माइनस आ गया। अब इस तरह अपन श्रृंखला का क्या करेंगे समापन करेंगे। समापन करने के लिए अपन क्या काम में लेंगे H प्लस काम में लेंगे। ये H प्लस इस माइनस के साथ जुड़ जाएगा और CH क्या जाएगा CH2 हो जाएगा और श्रृंखला यहीं समापन हो जाएगी। तो बहुलीकरण को अपन ने बहुत अच्छी तरह पढ़ा। पहले आज पढ़ा योगात्मक बहुलीकरण। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एक बार आप भी मेरे साथ एक बार रिपीट कीजिए। जो योगात्मक बहुलीकरण, सबसे पहले बहुलीकरण किसे कहते हैं? बहुलक निर्माण करने की प्रक्रिया जो होती है क्या कहलाती है? बहुलीकरण। बहुलीकरण को कितने भागों में बांटा गया अपन ने? 2 भागों में, योगात्मक बहुलीकरण, संगणन बहुलीकरण। योगात्मक बहुलीकरण को 2 भागों में बांटा गया। योगात्मक बहुलीकरण क्या होता है? जब असंतृप्त 1 लाख इकाइयाँ आपस में योगात्मक अभिक्रिया जुड़कर आपस में जुड़कर एक लंबी चैन का निर्माण करते हैं तो क्या कहलाती है? योगात्मक बहुलीकरण। योगात्मक बहुलीकरण को 2 भागों में बांटा गया। पहला है मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण, दूसरा है आयनिक बहुलीकरण। आयनिक बहुलीकरण भी 2 प्रकार से बांटा गया, धनायनिक बहुलीकरण और ऋणायनिक बहुलीकरण। फिर एक एक करके मैंने आपको पढ़ाया। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ रहे, घर में रहें, सेफ रहें और सुनील सर को याद करते रहें। समय समय पर मैसेज भी करते रहें जिससे मुझे ये पता लगे कि हाँ चलो बच्चों के दिलों में आज भी हम बैठे हुए हैं। हम हमारी पूरी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए। आपसे भी निवेदन करते हैं घर पर टाइम टू टाइम पढ़ें, सोएं और जो दिया हुआ अध्ययन है उसको कंप्लीट करें। थैंक यू, धन्यवाद।